बहुत पहले पीतमपुर शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रतन। रतन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वह शहर के सबसे मशहूर लेकिन लालची ताले वाले उस्ताद कंसराज का शागिर्द था। रतन के हाथों में हुनर था। वो बंद तालों को देखकर ही बता देता था कि उनकी चाबी कैसी होगी। उसकी उंगलियां जब किसी ताले को छूती तो जैसे ताला खुद ही अपने सारे राज उगल देता हो। लेकिन उसकी सारी मेहनत का श्रेय उस्ताद कंसराज ले जाता और बदले में रतन को बस 2 वक्त की रोटी और फटकार ही मिलती। रतन की बेरंग जिंदगी में अगर कोई रंग था तो वह थी कमली। कमली एक फूल बेचने वाली की बेटी थी जो हर सुबह उस्ताद की दुकान के सामने से फूलों की टोकरी लेकर निकलती थी। रतन रोज चुपचाप उसे देखता और मन ही मन सोचता कि काश उसकी किस्मत का ताला भी कभी खुले और वह कमली से बात करने की हिम्मत जुटा पाए। एक दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया। पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के राजा का संदेश था कि उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी विजया को किसी दुष्ट जादूगर ने श्राप दे दिया है। राजकुमारी अपने ही महल के एक कमरे में गहरी नींद में सो रही है। वह कमरा रहस्यमयी तरीके से बंद हो गया है। न उसमें कोई दरवाजा है न कोई ताला, फिर भी कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। कई योद्धाओं ने दीवारें तोड़ने की कोशिश की, बड़े बड़े पंडितों ने मंत्र पढ़े, पर सब बेकार। राजा ने ऐलान किया था कि जो कोई भी अगली पूर्णिमा से पहले उस रहस्यमय कमरे को खोलकर राजकुमारी को जगाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ दिया जाएगा। यह सुनकर उस्ताद कंसराज के मन में लालच का लड्डू फूटा। अरे ताले और दरवाजों का मामला है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसने शेखी बघारते हुए कहा। वह अपने औजारों का संदूक लेकर विजयगढ़ जाने की तैयारी करने लगा और रत्न को भी साथ ले लिया ताकि वह उसका बोझ उठा सके। विजयगढ़ का महल अद्भुत था, पर वहां एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। कंसराज बड़े गुरूर के साथ उस कमरे के पास पहुंचा। दीवारें चिकने संगमरमर की थीं, जिन पर खूबसूरत नक्काशी थी। उसने दीवारों को ठोका पीटा, अपने सारे औजार आजमा लिए, पर कुछ ना हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद उसने हार मान ली और राजा पर ही इल्जाम लगा दिया कि यह सब कोई धोखा है। जब कंसराज अपनी डींगे हाँक रहा था तब रतन चुपचाप उस कमरे की दीवारों को देख रहा था। उसकी पारखी नजरें कुछ ऐसा देख रही थीं जो किसी को नहीं दिखा। दीवारों पर बनी फूलों की नक्काशी में एक फूल की पंखुड़ी बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। वह इतनी बारीक गलती थी कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन रतन जानता था कि ताले बनाने वाले अक्सर ऐसे ही गुप्त निशान छोड़ते हैं। उसने हिम्मत करके उस्ताद से कहा। मालिक उस फूल की नक्काशी में चुप कर मनहूस कंसराज उस पर चिल्लाया, बड़ा आया ज्ञान देने वाला, तेरी वजह से ही मेरा काम नहीं बना। उसने सबके सामने रत्न को 2 थप्पड़ मारे और उसे घसीटता हुआ वापस ले आया। उस रात रतन को नींद नहीं आई। अपमान की आग और राजकुमारी को बचाने की इच्छा उसे बेचैन कर रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी किस्मत खुद अपनी अक्ल की चाबी से खोलेगा। भोर होने से पहले वो उस्ताद कंसराज की दुकान से अपने बनाए कुछ खास औजार और थोड़ी सी पोटली लेकर चुपचाप निकल भागा। बिना पैसे और सहारे के रतन का सफर मुश्किलों भरा था। 2 दिन बाद भूखा प्यासा वह एक नए शहर न्यायपुर पहुंचा। न्यायपुर अपनी सख्त व्यवस्था के लिए जाना जाता था, जिसकी शासक थी अमीरा बानो। अमीरा बानो एक युवा विधवा थी जिनके पति शहर के जागीरदार थे। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद शासन संभाला था और उनकी बुद्धिमानी और इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक थे। शहर में घुसते ही रतन को सिपाहियों ने पकड़ लिया। हुआ यह था कि शहर के सबसे बड़े साहूकार की तिजोरी रात में चोरी हो गई थी और चोर का कोई सुराग नहीं मिला था। रतन एक अजन भी था। उसके पास एक पोटली में ताले खोलने वाले औजार थे, इसलिए सिपाहियों को उसी पर शक हुआ। उसे पकड़कर अमीरा बानो के दरबार में पेश किया गया। तुम्हारे पास यह औजार क्यों है? तुम कौन हो? अमीरा बानो ने अपनी तेज नजरों से उसे घूरते हुए पूछा। रतन ने डरते डरते अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे चोर मानकर जेल में डालने का हुक्म सुना दिया गया। 1 मिनट रुकिए हुजूर, रतन अचानक बोला, मैं चोर नहीं ताले वाला हूं। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं साबित कर सकता हूं कि असली चोर कौन है। अमीरा बानो को उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं यह क्या कर सकता है।
रतन को साहूकार की हवेली ले जाया गया। उसने तिजोरी को ध्यान से देखा, ताला टूटा नहीं था, उसे चाबी से ही खोला गया था। मतलब चोर चोर कोई घर का ही भेदी था। फिर उसकी नजर तिजोरी के पास जमीन पर पड़े एक छोटे से धातु के टुकड़े पर गई। उसने उसे उठाया और मुस्कुराया। उसने अमीरा बानो से कहा, क्या आप साहूकार और उनके सभी नौकरों के जूतों की जांच करवा सकती हैं? सबको यह बात अजीब लगी, पर आदेश का पालन हुआ। जब सबके जूते लाए गए तो रतन ने एक नौकर के जूते की ओर इशारा किया। यह है असली चोर। सब हैरान रह गए। नौकर साफ मुकर गया। रतन ने वह धातु का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, यह टुकड़ा पीतल कीलम है जो सिर्फ शाही जूतों की एड़ी में लगती है ताकि चलते समय आवाज हो। चोर जब तिजोरी खोल रहा था तो जल्दबाजी में उसके जूते की कील निकलकर गिर गई। वो नौकर ही अकेला था जिसने वैसे जूते पहने थे। सख्ती से पूछने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अमीरा बानो रतन की अक्ल और पारखी नजर से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने ना सिर्फ उसे बाइज्जत बरी किया बल्कि उसे अपना मेहमान बनाया। जब उन्होंने राजकुमारी विजया को बचाने की उसकी पूरी योजना सुनी तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें चुनौतियां पसंद थीं। तुम्हारा इरादा नेक है रतन, उन्होंने कहा, और तुम्हारे पास हुनर भी है। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे सिपाही और संसाधन तुम्हारे साथ होंगे। रतन को यकीन नहीं हुआ, कहां वह अकेला और बेसहारा था और कहां अब एक शक्तिशाली शासक उसकी मददगार बन गई थी। अमीरा बानो के साथ रतन फिर से विजयगढ़ पहुंचा, लेकिन इस बार एक मेहमान बनकर उन्होंने उस रहस्यमयी कमरे का फिर से निरीक्षण किया। रतन सीधा उस फूल की नक्काशी के पास गया और अपनी पतली उंगली से उस पंखुड़ी को दबाया। खट की एक हल्की सी आवाज आई और दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया। अंदर एक गुप्त छोटा संदूक था जिसमें एक पुरानी मुड़ी तड़ी लोहे की चाबी रखी थी। यह तो बहुत आसान था। एक सिपाही बोला, नहीं। रतन ने कहा, यह असली चाबी नहीं है, यह सिर्फ एक पहेली की शुरुआत है। उसने चाबी को उठाया। उस पर कुछ अक्षर खुदे थे। मैं वो हूं जो बोलती नहीं पर सारे राज खोलती हूं। मेरी आत्मा संगीत में बसती है। मुझे ढूंढो जो माया के पास रहती हूं। माया, अमीरा बानो ने सोचते हुए कहा, मैंने सुना है इस राज्य की सीमा पर मौन घाटीफ में एक रहस्यमय जादूगरनी रहती है जिसे लोग माया कहते हैं। वह किसी से मिलती नहीं है। रतन समझ गया कि राजकुमारी पर किया गया श्राप साधारण नहीं है। उसे खोलने का तरीका भी जादुई ही होगा। उसे अब उस माया को ढूंढना था। रतन और अमीरा बानो अपने कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ मौन घाटी की ओर निकल पड़े। वह एक अजीब जगह थी। वहां ना कोई पंछी चहचहाता था, ना हवा की सरसराहट थी। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा था। घाटी के बीचों बीच एक अकेली कुटिया थी। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक तेजस्वी स्त्री बैठी थी जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई समाई थी। वो माया थी। मैं जानती थी तुम आओगे, ताले वाले माया ने शांत स्वर में कहा। आप जानती थी? रतन ने आश्चर्य से पूछा। मैं वह सब जानती हूं जो बंद दरवाजों के पीछे होता है। माया मुस्कुराई। राजकुमारी पर श्राप मेरे ही एक पुराने शिष्य ने लगाया है। वो मुझसे ईर्ष्या करता था क्योंकि गुरुजी ने अपनी सुरवीणा मुझे दी थी, उसे नहीं। सुरवीणा? अमीरा बानो ने पूछा। एक जादुई वीणा, माया ने बताया। उसकी धुन से बंद रास्ते खुल जाते और सोई हुई आत्माएं जाग जाती हैं। मेरे शिष्य ने राजकुमारी को अपनी काली माया से सुला दिया है और कमरे को एक अदृश्य ध्वनि ताले से बंद कर दिया है। वह ताला सिर्फ सुरवीणा की विशेष धुन से ही खुल सकता है। तो आप कृपया हमें वह वीणा दे दीजिए, रतन ने विनती की। इतना आसान नहीं है, माया ने कहा। मेरे शिष्य ने वीणा चुराकर उसे तोड़ दिया और उसके 7 टुकड़े अलग अलग जगहों पर छिपा दिए ताकि मैं उसे कभी जोड़ ना सकूं। मेरे पास बस उसका एक ही टुकड़ा है। उसने उन्हें वीणा का एक चमकता हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिया। बाकी के 6 टुकड़े तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। हर टुकड़ा अपनी तरह की पहेली से सुरक्षित है, पर हम उन्हें कहां ढूंढेंगे? रतन ने निराश होकर पूछा। माया ने अपनी आंखें बंद की। दूसरा टुकड़ा आईनों के बाजार में है, एक ऐसी दुकान में जहां हर चीज अपनी असली जगह पर होकर भी नजर नहीं आती। जाओ और अपनी अक्ल की चाबी से इस किस्मत के ताले को खोलो, लेकिन जल्दी करना, पूर्णिमा नजदीक है।
रतन और अमीरा बानो के सामने अब एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक टूटी हुई जादुई वीणा के टुकड़े खोजने थे। वे दोनों आईनों के बाजार की ओर चल पड़े। यह एक बहुत ही अजीब और मायावी बाजार था, जहां हर दुकान शीशों और आईनों से बनी थी, जिससे असली रास्ता और परछाई में फर्क करना मुश्किल था। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दुकान मिली जिसके बाहर लिखा था, यहां वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। वे अंदर गए। दुकान में हजारों चीजें थीं, पर सब आईनों के अक्स में थीं, असली कुछ भी नहीं था। तभी रतन की नजर एक कोने में रखे एक बड़े से संदूक पर पड़ी। संदूक के ताले की जगह एक पहेली लिखी थी, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूं, सिवाय तुम्हारे पीछे क्या है, बताओ मैं कौन हूं। आईना, रतन और अमीरा बानो एक साथ बोले। जैसे ही उन्होंने यह बोला, संदूक खुल गया। अंदर वीणा का दूसरा टुकड़ा चमक रहा था। रतन ने खुशी से जैसे ही उस टुकड़े को उठाया, दुकान के सारे आईने धुएं में बदल गए और उनके सामने एक लंबा काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। तो आखिर तुम लोग यहां पहुंच ही गए, वो गरजा। मैं वही जादूगर हूं जिसने राजकुमारी को श्राप दिया है, और यह वीणा मेरे हाथों ही पूरी होगी। जादूगर ने हाथ आगे बढ़ाया और दुकान में रखी सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं और उनकी तरफ आने लगी। अमीरा बानो ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन वह जानती थी कि तलवार से जादू का मुकाबला नहीं किया जा सकता।